हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, हम इस लेक्चर के अंदर जो 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें। सेकेंड पार्ट में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसको हम कवर करने वाले हैं, और जो हमारी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो हमारी क्वेश्चंस दिए होंगे उनके हम सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो आइए सेकेंड पार्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है, यहाँ से अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो इसके जो पहले का पूरा पार्ट था हम उसको फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिए हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को स्टडी करेंगे। सो देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज रहता है, जो जैसे अम्ल क्षार, हमने पिछले पार्ट में हमने सारी चीज़ें स्टडी किए थे कि किस रेंज में अम्ल आता है, किस रेंज में क्षार आता है, तो उसके क्या यूज़ होते हैं, किस तरह से हमारे वो बेनिफिशियल होते हैं, किस तरह से उसका हमारा डेंजरस भी होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो अब हम इसमें देखने वाले जो हमारा शरीर है 7.0 से 7.8 पीएच परास जो रेंज होता है के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो जो हम अम्ल और क्षार को मेजरमेंट करते हैं, तो जो हमारा मेजर करने का जो पीएच रेंज होता है वो 0 से 14 के बीच में हम मेजर करते हैं, और सेंटर में क्या होता है 7 होता है। अगर 7 से कम वैल्यू हो तो वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। ओके, अम्ल में आता है। और अगर ग्रेटर होता है तो किस में आ जाता है, क्षार में आ जाता है। ओके, सो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें डिफरेंट रेंज में जो अलग अलग इफेक्ट होता है वो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ओके, अब हम देखते हैं कि मिट्टी का जो पीएच होता है वो कितना होता है। मिट्टी की पीएच की अगर बात करें, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच रेंज की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। तो जैसी अब हमारी जो क्रॉप होती है, जो हमारी खेती होती है, कृषि होती है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, उसमें अम्ल या क्षार की मिक्सअप करते हैं। ओके, हम उसमें उसका छिड़काव करते हैं। तो क्या होता है कि जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मिक्स करते हैं। ओके, फिर देखते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान क्या होता है। तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर भी क्या होता है, अम्ल प्रोड्यूस होता है। हमारा जो स्टमक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा स्टमक कौन सा अम्ल प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ओके, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो अब अम्ल क्या होता है, ये जो एसिड होता है ये क्या होता है, जलन उत्पन्न करता है। तो क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में हो गया तो हमारे पेट के अंदर जो बोलते हैं ना कि जलन होने लगी, दर्द होने लगा, तो ये इसकी वजह से ही होता है। ओके, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, अब ये क्या होता है कि जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। ओके, तो क्या होता है कि जैसे अम्ल की अगर हमें क्वांटिटी बढ़ गई है हमारे पेट में, ओके, स्टमक में, तो क्या होता है कि हम जो क्षारीय प्रकृति की जो भी प्रोडक्ट होता है हम उसको खा लेते हैं, तो वो जाके उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। ओके, तो जिस मात्रा में हमें चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी क्वांटिटी यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या होता है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब हमारे जो टीथ होता है, टीथ में भी जो हमारी पकड़ होती है उसमें, तो उसका भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू में बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ओके, मुंह के पीएच का मान जो 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारे टीथ्स होते हैं, जो कम्प्लीटली अगर अच्छा पकड़ के रखा है तो अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि उसका क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके वो क्षरण होने लगता है। तो इसी रीजन, यही रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, दांतों का इमेनल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता जो मात्रा हो उदासीन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये अम्ल एसिड बढ़ने से ही हमें प्रॉब्लम होती है
तब उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें हम क्षार का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रल कर देता है हम लोग को। ओके, तो हमें वो वापस सही कर देता है। ओके, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। आप देखते हैं कि जो हमारे जो पशु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो उनमें कैसे क्या जो अम्ल की अम्ल का प्रोडक्शन होता है और कैसे उसको हम मेंटेन करते हैं, क्या रीज़न होता है। ओके, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। अब देखिए, अभी हम पढ़ चुके हैं जहाँ एसिड अगर बढ़ता है तो हम वहाँ पे क्या मिला देते हैं, अगर हम क्षार मिला दें तो क्या हो जाता है, अम्ल को वो उदासीन कर देता है, जिससे हमें आराम मिल जाता है। तो क्या होता है कि जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में एक तरह से अम्ल पाया जाता है, एसिड होता है, तो वो जब भी काटती है तो वहाँ पे वो अम्ल छोड़ देती है, जिससे वो जलने लगता है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं होता। ओके, अम्ल की वजह से ही वो जलने लगता है। तो हम क्या बोला गया है कि क्षार का उपयोग करते हैं तो हमें आराम मिलता है। ओके, तो ये उसका मेन रीज़न जो होता है। ओके, अब अगर हम बात करें और भी एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ये भी उपचार हम कर सकते हैं, ये भी, सो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगर लवणों की बात करें, लवण, ओके, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक तो उदासीन लवण हो जाता है। अब देखिए, दोनों अगर सेम प्रकृति के मिलेंगे तो क्या हो जाता है, ये न्यूट्रल कर देता है। तो हमारा जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो क्या होता है, उदासीन लवण होता है। ओके, अभी देखते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक अगर होता है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है। ओके, जिसकी जो वैल्यू है वो लेसर देन 7 होता है, यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल क्षारक की अगर मिक्स करते हैं तो क्षारकीय लवण प्राप्त होता है, जिसका जो pH वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। ओके, तो इसमें कौन सा आता है, ये जो एसिड है यहाँ पे CH3COONA। ओके, तो अब अपन देखते हैं साधारण नमक से रसायन। सो इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, धोने का सोडा Na2CO3, 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो इनको आप ध्यान रखना, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, इनके सूत्र जो केमिकल कंपोजिशन पूछ लिया जाता है या फिर उसका फिजिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको इतना कम से कम आपको याद रखना। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम मिक्स करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे हम एक इक्विपमेंट लेते हैं, उसमें एक एनोड एवं एक कैथोड बना देते हैं। तब कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एनोड पॉजिटिव होता है। ओके, अब उसमें हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम देते हैं तो उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है उसे हम डाल के रखते हैं। तो फिर क्या इक्वेशन होता है देखते हैं अपन। ओके, सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन लेंगे और हम उसमें H2O, तो उसमें जलीय विलयन तो रहेगा ही। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और Cl2 बाहर हो जाता है और H2 गैस भी बाहर कर देते हैं। यानी जो ये रिएक्शन जो होती है सोडियम क्लोराइड और प्लस जलीय विलयन के साथ, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है। ओके, तो अब देखते हैं कि एनोड और कैथोड पर क्या, वहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो एनोड पर प्राप्त होता है Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस, और कैथोड पर प्राप्त होता है H2 गैस। ओके, कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है, यानी कैथोड के पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। ओके, अब उपयोग की बात करें तो H2 जो ये उपयोग आता है जो ईंधन मार्गरीन। ओके, और Cl2 का तो आप जानते हैं उपयोग क्या होता है, जल की स्वच्छता या पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर CFC। ओके, तो जल की स्वच्छता जो होती है क्लोरीन से किया जाता है। ओके, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या होता है, इस्पात की सफाई, औषधियाँ, है ना। तो ये जो अम्ल है, एसिड होता है, उससे हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन, कागज़ बनाने के लिए, तो इन सब के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें Cl2 प्लस NaOH की, तो ये विरंजक चूर्ण बना लेता है, घरेलू विरंजक चूर्ण वस्त्र विरंजन के लिए। तो इसको हम आगे समझेंगे कि क्या होता है ये विरंजन चूर्ण। ओके, तो विरंजन चूर्ण होता क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने
ये क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ओके, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिएक्शन के साथ याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये रिएक्शन हम देखते हैं, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 क्लोरीन। ओके, तो क्या बना है, CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। ओके, शुष्क बुझे हुए चूने से। ओके, तो क्या हो गया, H2O, और जल भी हमें मिल जाता है। ओके, इसका उपयोग भी याद रखना है आपको। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन विरंजन के लिए। ओके, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के विरंजन के लिए, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। ओके, पीने वाले पानी जल को जो जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जो उसमें छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो उसमें जीवाणु होते हैं, उनको भी ख़त्म करने के लिए जो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ओके, अब बेकिंग सोडा, ये भी याद रखना है। तो ये क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O और CO2 और NH3, तो इन सब हम मिक्स करते हैं तो NH4Cl2 और प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ओके, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो क्या अभिक्रिया होती है, इसको अपन देखते हैं, इसको रिएक्शन। ओके, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसको अगर हम क्या करें, हीट दे, यहाँ पे हीट का साइन। ओके, तो किस में ब्रेक हो जाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये ब्रेक होके हमें ये प्रोडक्ट मिलता है अगर हम बेकिंग सोडा को करें। ओके, तो अब उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग क्या क्या होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। ओके, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ओके, यह एंटीसिड का एक संगठक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका उपयोग भी याद रखना है आपको, और रिएक्शन भी उसका याद रखना। ओके, अब धोने का सोडा अगर बात करें, जो साबुन होता है, तो वो उसका ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है, इसको भी याद रखना आपको। ठीक, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह एक क्षारकीय लवण है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखना। ओके, Na2CO3 प्लस 10H2O, अगर तो इसमें क्या बन जाता है, Na2CO3 10H2O। तो ये आपका जो धोने का सोडा हो जाता है। ओके, इसका उपयोग भी याद रखना है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थिति स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। हमने देखा है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ओके, तो अगर इसकी बात करें, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ओके, यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ओके, तो इसकी रिएक्शन भी याद रखना है आपको, और इसका जो डेफिनेशन भी याद रखना है। तो रिएक्शन भी आपको याद रखना है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O एंड हाफ H2O अगर मिक्स करते हैं तो CaSO4 2H2O हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। उपयोग क्या क्या है देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, देखते हैं ना, प्लास्टर करते, ये बोलते हैं हम अक्सर अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, तो ये यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। ओके, इसका उपयोग सतह चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसकी उपयोग भी आपको याद रखना। ओके, अब अगर हम बात करें क्रिस्टल जल की, क्रिस्टलन का जल। ओके, तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना है अगर पूछ लिया जाए तो। ओके, सो उदाहरण के लिए अगर हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो CuSO4 एंड 5H2O ओके में क्रिस्टलन के जल अणु 5 है। तो यहाँ पे जो जल के अणु है वही आपको बताना है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा जो मेजरमेंट करने के लिए जो
इक्विपमेंट होता है उसको हम क्या जानते हैं कि 1 से 14 तक का होता है। ओके, तो हमने अभी देखा था जो 7th पर जो होता है कि वो क्या होता है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के पहले जो होता है, न्यूट्रल के पहले अगर आता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे टॉप पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर वीक एसिड यानी अम्ल होता है। ओके, और इसकी जैसे ही ग्रेटर में जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ओके, तो इसको हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर जो भी बुक्स में दिया हुआ है, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी में दिए हुआ जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस हैं तो इनका हम अभी सॉल्व करेंगे। ओके, ये सभी क्वेश्चंस हैं तो अभी क्वेश्चंस भी उसमें लिखा रहेगा पीडीएफ में और उसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी इसको कवर करता हूँ। ओके, पीडीएफ में कवर करके रखा हूँ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सभी क्या है, क्वेश्चंस हैं। तो आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, देखिए दही में जो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। ओके, सो मौजूद लैक्टिक अम्ल होते हैं जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अपक्रिया करके हानिकारक यानी विषैला यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण वश वे जो खाने लायक नहीं रह जाते। तो ये इसका रीज़न हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो क्या होता है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये वो भी इक्वेशन पॉपअप जो सेटअप था उसमें हमने इसको देखा था, तो उसको भी आप अच्छे से समझ लें। ओके, तो वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड है और तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछा है तो ये आपको समीकरण याद रखना है। ओके, तो यही क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते। तो ये इसका आंसर क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और HNO3 अम्ल है, यदि जलीय विलयन में H+ आयन बनता है जिसके कारण ये अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में H+ आयन नहीं बनता जिसके कारण ये अम्लीयता अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते। तो हमने क्या देखा था, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं, जो H+ आयन होता है वो सिर्फ कौन देते हैं, अम्ल देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, अम्ल, और ये होता है क्षार। तो जैसे ही H+ आयन अगर मिलता है तो हम क्या समझ जाएंगे कि अम्ल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आयन जैसे ही होता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, विद्युत की चालकता का। तो यहाँ पे यही रीजन है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता, सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होगा। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। ओके, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी होती है और बहुत ज़्यादा इसमें जो हीट निकलती है, तो इसलिए हमको जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए धीरे धीरे करके। ओके, तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन
H3O प्लस की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। ओके, तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता H3O प्लस और इसमें OH माइनस यानी क्षार की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसको याद कर सकते हो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता बढ़ जाती है। ओके, सो सिंपल सी बात है, अगर क्षारक मिलाते हैं तो उसमें इंक्रीज होगा ही OH माइनस आयन। ओके, नेक्स्ट आपके पास 2 विलयन है। ये तो आपका जो एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी कभी नहीं पूछता, उसमें सिर्फ आपको जो कुछ क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो वैल्यूज और रेंज दी है, तो एक्टिविटीज में आप परेशान ना हो। ओके, H प्लस एक्वस आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक अम्ल होता जाता है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, H प्लस आयन बढ़ेगा तो वो अम्लता बढ़ती जाएगी। ओके, यदि कोई किसान खेत की मृदा, अब ये वही है कि हम क्या मिक्स करना चाहिए, हमें उपयोग में क्या लाना चाहिए, हम इसको ऑलरेडी भी इसको हम पढ़ चुके हैं। ओके, फिर क्या है इसमें CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम की, तो ये क्या है, विरंजक चूर्ण है ना। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्या हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना। ओके, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा कहते हैं। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसकी क्या करना है, अपन को समीकरण लिखना है। ओके, समीकरण इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना। ओके, तो NaSCO3 हीट दिए अपन, तो Na2CO3 में बन गया और H2O और CO2 बाहर निकाल दिया। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O की 1 क्वांटिटी और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, CaSO4 2H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब उसी में लास्ट में जो बुक्स में हमारी NCERT बुक्स में लास्ट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो उसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH समतल क्या होता है, तो ये क्या होता है, 10 होता है। ओके, फिर नेक्स्ट, कोई विलयन अंडे की पिसी हुई कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन को क्या कहा जाता है। तो ये कौन सा विलयन है, HCl यानी अम्ल हाइड्रोक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH की उसी विलयन का 20 ml ले लें तो उदासीनता के लिए कितने HCl की कितनी मात्रा आवश्यक होगी। तो देखिए, अगर 10 ml को उदासीन कितना ml कर देता है, 8 ml, तो 20 ml को कितना करेगा, 16 ml। ओके, जस्ट ट्वाइस हो जाए, ये भी ट्वाइस हो गया तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उत्तर 16 ml। ओके, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है, एंटासिड। ओके, जब भी अम्ल बढ़ जाता है तो हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये शब्द समीकरण है और इसके बाद ये संतुलित समीकरण उसका लिखा हुआ है। तो आप इसको अपने बुक्स, अपने नोट्स में इसको लिख लें और इसको ध्यान रखें क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके, तो ये जो यहाँ पे आपको केमिकल नेम दिया हुआ है, फिजिकल नेम दिया, फिर इसके बाद आपको केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक समीकरण दिया हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण जो अम्ल की तरह नहीं होता है। यह क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछता, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, बस कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना होता है हमें। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन कीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपको नहीं करना है। ओके, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जबकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय होने के कारण H+ आयन
उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। अब देखिए, अगर जो भी जो प्योर जो वाटर होता है उसमें कभी भी करंट नहीं फ्लो हो सकता, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कभी भी फ्लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो आयन होते, आयन प्रेजेंट नहीं होते, और आयन प्रेजेंट अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उसमें फ्लो नहीं हो सकते। तो अगर हम देखते हैं कि जो H+ आयन जब रहता है, अगर वाटर में अवेलेबल रहेगा, थोड़ा अम्लीय रहेगा, H+ आयन रहेगा, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो पाएगी। ओके, ध्यान रखना इस बात को। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता क्योंकि H+ आयन नहीं निकल पाता। ओके, अब ये तो एक्सपेरिमेंट है 5 बिलियन ABCDE की, जो जब सार्वत्रिक सूचक से जांच कीजिए कि पीएच का क्रमशः मान कितना होगा। ओके, सो ये तो जो एक्सपेरिमेंट है तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। ओके, पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन से विलयन क्या होंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से नीचे कम आता है तो अम्लीय होगा, 7 से प्लस जाता है तो क्षारीय होगा। तो इसका तो सॉल्यूशन आप खुद भी निकाल सकते हो कि 0 से 14 के बीच में, तो इधर अम्ल हो जाएगा और इधर क्षार होगा। सो आपको इसको सॉल्यूशन इसका निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस लगभग ख़त्म हो चुके हैं। मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन से ख़त्म हो गए हैं, तो कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो हमें लगता है कि अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आइए उसको भी कवर कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर बात करें परख करने की, ये भी तो एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट तो हमें ज़रूरत नहीं है। ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर लिखिए। ओके, समझाइए। ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही के पीएच का मान 6 से कम होगा। ओके, एक ग्वाला जो ताज़ा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या बनता है? मतलब देखते हैं अपन। ओके, ताज़ा दूध के पीएच का मान 6 से बदलकर थोड़ी क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। ओके, ताज़ा दूध का पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देते हैं। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे लंबे समय तक बना रखे। ओके, तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु पाया जाता है। ठीक है। ओके, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारक को पहले उदासीन करता है, फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनता है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी इसका रीज़न होता है जिसकी वजह से हम उसको उसमें रखते हैं। ओके, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, वह अभिक्रिया जिसमें क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया जल में एवं लवण का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जैसे हमने बोला था ना कि अगर अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो वो उदासीन लवण मिलता है हमें। ओके, तो ये इसको आपको याद रखना है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो जो प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये उपयोग है, तो हम तो धोने का सोडा आप जानते हैं, धोने का सोडा हम किस में यूज़ करते हैं? कपड़े धोने के लिए। और बेकिंग सोडा है उसमें हम मतलब खाने की जो भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं। तो ये आप सिंपल सा आप इसको याद रखना आप। ओके, फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से कुछ है ना, तो ये ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 जो यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। ओके, ध्यान रखना। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को तो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब ये धोने का सोडा उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया के समीकरण को लिखिए। तो ये अभिक्रिया का समीकरण आपको लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, इनको भी अपन अब सॉल्व कर ही लेते हैं। 2 प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। ओके,
तो ये लिटमस पत्र और हल्दी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए, ये मेथिल ऑरेंज और फिनाइलएथलीन। ओके, तो और देखते हैं कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षार की माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। ओके, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, इस यौगिक को लवण कहते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट की विद्युत के रूप में कौन लिखे क्या होते हैं? चूना पत्थर और खड़िया संगमरमर। ओके, फिर और बात करते हैं अपन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अपक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। सफ़ेद अपक्षेप क्यों प्राप्त होता है? ओके, अपक्षेप अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसका आंसर दिया हुआ है। ओके, सो ये अभी एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं तो इनको अगर आप नहीं भी आपके क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट नहीं कहते, क्योंकि जो सिलेबस के अंदर है वही पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो नॉलेज के लिए है, तो ये भी दिया हुआ है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इनको पढ़ लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसको क्षारक भी पढ़ चुके हैं, बाकी तो हम इसको कवर कर लिए ऑलरेडी इनके, है ना। तनुकरण किसे कहते हैं, है ना, जल की मात्रा मिलाने के लिए, है ना। दैनिक जीवन में पेज का महत्व पढ़ लिए, विरंजक चूर्ण पढ़ लिए, लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना, अपन ऑलरेडी इसके कवर कर चुके हैं। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और पूरा कोई भी अगर डाउट आता है तो आप क्वेश्चन आप अपने कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, हम उसके सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लेक्चर को लाइक करें और जो अच्छे अच्छे फीडबैक दें अपना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसको कंटिन्यू कर सकें। ओके दोस्तों, सो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।